अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हमने एंग्लो नॉर्मन के पॉलिटिकल एंड सोशल बैकग्राउंड को देखना है। आज का लेक्चर इंतहाई अहम है क्योंकि आज के लेक्चर में हमने विलियम द कॉन्करर से लेकर ट्यूडर डायनेस्टी तक और फिर उससे भी आगे हमने जैकोबियन डायनेस्टी और फिर जॉर्जियन डायनेस्टी आती है। तो इन सारे किंग्स को और इनके जो पॉलिटिकल सिस्टम था, हर एक किंग का जिसकी पॉलिसीज़ थी और किस तरह से वहाँ के हालात थे, पॉलिटिकल इवेंट्स थे, सोशल इवेंट्स थे, रिलीजियस इवेंट्स थे। तो ये सारे इवेंट्स हमने डिस्कस करने हैं क्योंकि ये इंतहाई अहम है और बहुत ज़रूरी है किसी भी राइटर्स के उसके वर्क को समझने के लिए। अगर हमें उनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड का पता हो, उनके किंग्स के थॉट्स का पता हो, उनकी पॉलिसीज़ का पता हो, तो फिर उनके राइटर्स के काम को समझना भी इंतहाई आसान बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो किंग आता है हमारे पास वो था विलियम द कॉन्करर, जो एंग्लो नॉर्मन का सबसे पहला किंग था जिसने एक सेंट्रल गवर्नमेंट दी थी इंग्लैंड को, क्योंकि उससे पहले डिसेंट्रलाइज सिस्टम था। जब विलियम द कॉन्करर आता है 1066 में, जब फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन द विलियम द कॉन्करर द ड्यूक ऑफ द नॉर्मैंडी इन्वेडेड द इंग्लैंड एंड ही केम टू इंग्लैंड। सो उसने वो सबसे पहले एम्पर यहाँ पर डायनेस्टी क्रिएट करता है, बनाता है और 1016 में आता है और उसकी जो रूलिंग होती है वो तकरीबन 1087 तक जाती है। अब 1087 तक तो इसकी रूलिंग जाती है, लेकिन अब यहाँ पर हमने ये देखना है कि विलियम द कॉन्करर, जो नॉर्मली इसका नाम तो आपको हिस्ट्री के बुक्स में भी मिलता है, आपको लेक्चर्स में भी सुनने को मिलता है, लेकिन वो एक्चुअली वो कौन था और किस तरह का किंग था, तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो पहले तो उसने क्या किया था कि उसने पूरे के पूरे इंग्लैंड को ही सब्जुकेटेड, इवन ही, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ही सब्जुकेटेड द होल ऑफ द इंग्लैंड। सबसे पहले उसने पूरे का पूरा इंग्लैंड जो था उसको सब्जुकेट कर लिया था। तो ये सबसे पहले आती ही उसने सब्जुकेशन शुरू कर दी। उसके बाद फिर उसने एक सर्वे किया। दूसरे नंबर पर जो चीज़ थी उसने की थी, उसने एक सर्वे किया। और सर्वे किस चीज़ का था, तो सर्वे पर उसने एक किताब थी उसकी, डूम्सडे, और सर्वे उसने पूरे कंप्लीट होल कंट्री का किया था। यहाँ पर ये बात आपको याद रखनी है कि उसने जो सर्वे किया था वो पूरे मुल्क में किया था और सर्वे लैंड के हवाले से था कि यहाँ पर वो ये जानना चाहता था कि एक्सटेंट ऑफ द पोजीशन जो है, कि लोगों के पास कितनी ज़मीनें हैं, एक्सटेंट ऑफ पोजीशन, कौन कौन सी चीज़ें हैं लोगों के बारे में, ताकि वो फिर उस हिसाब से उन पर टैक्सेस वगैरह लेवी कर सके, लगा सके। तो ये एक किताब था उसका। उसने एक किताब उसने ख़ुद तो नहीं लिखा था, लेकिन उसने वो जो जिसने सर्वे का जो रिकॉर्ड था उसको डूम्सडे बुक के नाम से याद किया जाता है। और यही वो डूम्सडे बुक था जिसमें पूरे कंट्री का लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड था और उसी बेस पर वो लोगों पर पे टैक्सेस वगैरह लगाता था। अब यहाँ पर तीसरी जो उसने एक चीज़ की थी, पहले चीज़ तो उसने ये की थी कि उसने पूरे इंग्लैंड को सब्जुकेट कर लिया था। दूसरी चीज़ थी कि उसने एक्सटेंट ऑफ पोजीशन फाइंड आउट करने की कोशिश की। और तीसरी जो चीज़ थी वो हमेशा लड़ता रहता था, फाइटिंग ऑल द टाइम, क्योंकि नो डाउट ये फ्रांस में लेकर इसमें इन नॉर्मन्स लोगों में सिविलाइजेशन तो आ चुकी थी, लेकिन फिर भी उनके ब्लड में वायलेंस था, उनके ब्लड में फाइटिंग थी। तो ये तकरीबन हर टाइम फाइटिंग ऑल द टाइम्स लड़ते रहते थे। इसलिए इंग्लैंड पर जो हुकूमत थी, इंग्लैंड पर उनकी फोकस नहीं थी। और ख़ास करके जो सेक्सन लोग थे यहाँ पर इस दौर में, वो स्लैव्स की पोजीशन तक आ चुके थे। सो वो कंटेम्प्ट करते थे, नफ़रत करते थे नॉर्मन्स लोगों से। ये तो फिर बाद में जाकर किंग जॉन के टाइम से फिर हम देखते हैं कि नॉर्मन्स और एंग्लो सेक्सन के जो लोग थे वो मिलते हैं, वो एक नेशंस बन जाती हैं, एंड दे लव ईच अदर, दे स्टार्टिंग लविंग ईच अदर, और उसके साथ फिर काम करते हैं, लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एट द स्टार्ट ये विलियम ऐसा इंसान था कि वो हमेशा लड़ता रहता था, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रिब्यूट्स सेक्सन लोग इसको पसंद नहीं करते थे।
सो ही फाइटिंग ऑल द टाइम एंड उसका उसकी मतलब अगर कोई भी इसके अगेंस्ट जाता है जैसे कि वो क्रश कर देता था उसको, फिर चाहे वो नोबल्स हो या फिर रिलीजियस के लोग हो, और वो खास करके अपने सैक्सन नोबल को रिप्लेस कर रहा था नॉर्मन्स नोबल से, बैरन से। तो जो भी उसके खिलाफ रेबल करने की कोशिश करता, बगावत करने की कोशिश करता, सो ही क्रशिंग द बैरन्स, उसको फ़ौरन से वो क्रश कर देता था, दबा देता था उसकी आवाज़, और उसकी वॉइस को दबा देते ऑप्रेस कर लेता था, क्योंकि ही वॉज सो पावरफुल एंड ही वॉज अ वेरी फ्यूरस मैन, बहुत ही ज़्यादा खौफनाक एंड ख़तरनाक इंसान था। इसके अलावा उसके जो फोर्थ नंबर पर जो चीज़ आती है उसके सिर्फ़ और सिर्फ रिलीजियस बैलेंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं थे, बल्कि एक्चुअली ही हैज़ ही हैज़ many conflicts with also with the church, so having conflict having clashes with the church also, तो चर्च के साथ भी उसके क्लेशेस थे, चर्च के साथ भी उसके क्लैशेस थे। और इसने जो पांचवी जो काम किया था वो क्या था कि उसने इंट्रोड्यूस करवाया था, इंट्रोड्यूस द फ्यूडल सिस्टम, उसने फ्यूडल निज़ाम को, फ्यूडलिज़म को इंग्लैंड में इसने मुतारफ़ करवाया था। और जो पहले जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम थी उसको सेंट्रलाइज भी इसने विलियम ने बनाया था। तो फ्यूडल सिस्टम इस तरह से था कि नॉर्मली ये लॉयल्टी खरीदता था एंड अपने आप को मिलिट्रीली पावरफुल करना चाहता था। तो सबसे पहले ये क्या करता कि ये जो अपने उसके जो बैरन्स थे, जो नोबल्स थे, जो रॉयल फैमिलीज थे, उसको ये लैंड प्रोवाइड करता, ज़मीनें प्रोवाइड करता, और इसलिए प्रोवाइड करता ताकि फिर वो बैरन्स, वो नोबल्स, वो जो रॉयल फैमिली के जितने भी मेंबर्स है या जो इन्फ्लुएंसर थे उस दौर के, तो वो फिर विलियम द कॉन्करर को मिलिट्री सपोर्ट दे सके, और ताकि उसको बाद में अगर उसको ज़रूरत पड़ती किसी से के साथ लड़ाई करने, बैटल करने के लिए, ताकि फिर उसके पास आर्मी मौजूद हो। तो ये उसका जो था एक अहम काम था। अब यहाँ पर जो दूसरी फिर इसके बाद क्या होता है 1887 में 1087 में उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बहुत सारे ही हैज़ मैनी सन्स, और उसमें जो पहला जो सन था उसका उसके सन में जो नाम आता है, तो एक का नाम आता है रॉबर्ट, जो सबसे बड़ा था। उसके बाद फिर दूसरा विलियम विलियम द सेकंड, और विलियम द रेड जिसको कहा जाता था, और विलियम द रूफूस जिसको कहा जाता था। तो ये दूसरा बेटा था, और जो आखिरी बेटा था उसको हम हेनरी द फर्स्ट के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों बेटे थे उसके, और इसके अलावा इसकी एक डॉटर भी थी। तो इसके अलावा इसके हैज़ ही हैज़ वन डॉटर ही हैज़ वन डॉटर एज वेल, उसकी एक डॉटर भी थी। तो जब ये इसकी डेथ होती है तो इसके बाद लेट मी राइट इट विद द राइट पेन। तो उसके बाद फिर जो हुकूमत है वो चली जाती है विलियम द सेकंड के पास। रॉबर्ट जो था, रॉबर्ट के पास नॉर्मेंडी का, उसने अपने बाप ने अपने बड़े बेटे रॉबर्ट को ड्यूक बनाया था नॉर्मेंडी का। और नॉर्मेंडी वो इलाका था, वो एरिया था, वो टेरिटरी थी जहाँ से विलियम द कॉन्करर खुद आया था। तो उसकी डेथ के बाद जो विलियम था, विलियम द रूफस द सेकंड किंग ऑफ द इंग्लैंड जो बनता है, उसको हम विलियम द सेकंड के नाम से जानते हैं। विलियम द सेकंड, और इसको रेड भी कहा जाता था, या दूसरा नाम रूफूस भी था। और इसकी जो हुकूमत होती है, तो ये 87 से इसकी जो हुकूमत होती है बहुत ही शॉर्ट होती है, तकरीबन 13 साल, क्योंकि इसका एक्सीडेंटल डिमाइस हो जाता है। और लेकिन यहाँ पर एक बात है कि यहाँ पर इसकी जो रेन थी ये बिल्कुल अपने बाप की तरह थी, लोग इससे भी खुश नहीं थे। ही वॉज लाइक हिज फादर एंड ही वॉज लाइक अ स्ट्रेन रूलर फॉर हिज सब्जेक्ट, फॉर हिज पीपल। और ये जो अ काइंड ऑफ अ फॉल्स किंग था, अनजस्टिस अनजस्ट था, ही वॉज अनजस्ट, ही वॉज अनजस्ट एंड ही वॉज अ स्ट्रेन एंड ही वॉज अ ग्रीडी, वो ग्रीडी भी था, ग्रीडी एंड
स्ट्रेन भी था, उसके भी चर्च के साथ बहुत ज़्यादा क्लैशेस थे, बैरन के साथ भी उसकी क्लैशेस थे। तो लोग उससे नफ़रत करते थे, ही वॉज मच हेटेड किंग। तो लोग उसको पसंद नहीं करते थे और इसी वजह से उसकी जो जो तकरीबन ओवरऑल जो रेन था, लोग उसमें बिल्कुल भी खुश नहीं थे। क्योंकि उसके बाद फिर उसके बाद जब नंबर आता है, किसका नंबर आता है, जब इसकी डिमाइस होती है, एक्सीडेंटल डिमाइस यहाँ पर 1100 में हो जाती है, मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। एक हंटिंग शिकार पर जाता है और वहाँ से घोड़े से गिरकर इसकी मौत हो जाती है। तो उसके बाद जो इंग्लैंड का जो क्राउन था वो विलियम द कॉन्करर के तीसरे बेटे, जो सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम हेनरी द फर्स्ट था, उसके पास चली जाती है। हेनरी द फर्स्ट। अब हेनरी द फर्स्ट की जो रूलिंग होती है वो 1100 से शुरू होकर यहाँ पर 1135 तक पहुँच जाती है। तो ये उसकी रूलिंग थी 35 तक। अब यहाँ पर हेनरी द फर्स्ट उसका जो रेन था वो तकरीबन ऑल टुगेदर समहाउ इन दोनों से बेहतर था। और ये थर्ड सन था विलियम द कॉन्करर का, और इसका जो ब्रदर था रॉबर्ट ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी, वो अभी भी क्योंकि हुकूमत इसके बाद इसलिए आ जाती है, क्राउन इसके पास इसलिए आ जाता है क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा भाई था रॉबर्ट, विलियम द कॉन्करर का सबसे बड़ा बेटा, उसको विलियम द रूफस ने प्रिजन में डाल दिया था। अब वो तो प्रिजन में था, इसलिए क्राउन के लिए यही हेनरी द फर्स्ट के पास क्राउन आ जाती है और वो इंग्लैंड का किंग बन जाता है। तो क्या होता है यहाँ पर कि हेनरी द फर्स्ट जो था ही वाज सक्सीडेड, वो भी तकरीबन एक अच्छा सा लीडर साबित होता है। इतना अच्छा सा तो नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं कि इन दोनों से बेहतर किंग था। और यहाँ पर इसने हालात को ठीक करने की कोशिश की थी। यहाँ पर उसने कुछ डेवलपमेंटल काम भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ठीक करने के लिए कुछ स्टेप्स उठाए थे, लेकिन वो स्टेप्स जो थे वो इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंसिंग नहीं थे। तो इसलिए और हम इसको इतना अच्छा किंग नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं अबव टू किंग के साथ, तो उसके लिए उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये जो था इतना स्ट्रेन लीडर नहीं था, या फिर इतना वो नहीं था कि वो हर एक के साथ क्लैशेस करता था। इसकी जो वो इसकी जो शादी हुई थी उसकी वो मिटिल्डा से हुई थी। और मिटिल्डा कौन थी? मिटिल्डा ऑफ द स्कॉटलैंड थी, एक प्रिंसेस थी हु वाज डिसेंडेड फ्रॉम द एंशिएंट किंग ऑफ वेसेक्स। किंग ऑफ वेसेक्स की किंग ऑफ वेसेक्स इसकी बेटी से जिसका नाम मिटिल्डा था, और इसकी बेटी का नाम भी फिर मिटिल्डा ही होता है। तो इससे उसकी शादी होती है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, जिसका ताल्लुक स्कॉटलैंड से था। स्कॉटलैंड और आयरलैंड की जो हिस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर मिटिल्डा का ताल्लुक स्कॉटलैंड से था, इंग्लैंड का हेनरी द फर्स्ट का ताल्लुक इंग्लैंड से था। और क्योंकि आगे जब एक किंग आएगा तो उसके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब जब 1135 में उसकी डेथ होती है हेनरी की, तो उसका अपना एक बेटा होता है, लेकिन वो एक समुद्री सफ़र में डूब कर मर जाता है। तो इसलिए उसका कोई मेल आयर नहीं रहता। इसलिए उसकी हेनरी द फर्स्ट की भी ही हैज़ अ डॉटर, उसकी एक बेटी होती है, ही हैज़ अ डॉटर, और इसका भी नाम, डॉटर का नाम भी मिटिल्डा मिटिल्डा ही होता है। और जिसकी शादी होती है जॉफ्री ऑफ एंजियो। अब एंजियो जो था वो फ्रेंच का नोबल था, फ्रेंच के रॉयल फैमिली से, फ्रेंच रॉयल से बिलोंग करता था। इसलिए एंजियो अपना एक इलाका था फ्रेंच में और यहाँ से बिलोंग करता था। तो इसलिए मिटिल्डा को मिटिल्डा वहाँ पर उसकी शादी होती है। अब मिटिल्डा अब यहाँ पर जो ख्वाहिश होती है मिटिल्डा की कि वो इंग्लैंड का क्राउन संभाले, लेकिन यहाँ पर विलियम द कॉन्कर की जो बेटी होती है, इसका एक सन होता है। मतलब कि हम कह सकते हैं कि हेनरी द फर्स्ट मिटिल्डा का एक कज़न होता है जिसका नाम स्टीफन होता है। उसके दरमियान स्टीफन
यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि उसका एक कज़न होता है स्टीफ़न। अब स्टीफ़न चाहता है कि ये क्राउन वो संभाले इंग्लैंड का, लेकिन मैटिल्डा चाहती है कि नहीं, शी शुड बी क्राउन, उसको होना चाहिए। तो इन दोनों के दरमियान सीसा का गेम शुरू हो जाता है एंड द कंट्री वर पुट इनटू द बैटल, और कभी एक तरफ पर तो कभी दूसरी तरफ। तो यहाँ पर अगर हम फोकस को देख लेते हैं तो इनकी जो रॉयल फैमिली का जो फोकस था वो कंट्री पर नहीं था बल्कि एक्चुअली पावर पर था, और जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट के अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज हो रहे थे, पॉवर्टी आ रही थी, क्योंकि उनके जो किंग्स थे, उनके जो डिसीजंस मेकर्स थे, उनका जो उनकी फोकस किसी और चीज़ पर था। उनके लोगों के लिए वो लोग कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली स्टीफन जो होता है वो एज ए नेक्स्ट किंग स्टेप इन कर लेता है। यहाँ पर आ जाता है स्टीफन, कुछ वक्त के लिए आ जाता है, और 1135 से लेकर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका 54 तक उसकी रेन आती है। स्टीफन जो था वो भी एक नालायक किस्म का किंग था, और लोग उससे खुश नहीं थे, और ख़ास करके चर्च और बैरन के साथ उसके बहुत ज़्यादा मसले थे। कुछ किस्म के बहुत मुश्किल से वो ये हुकूमत कर रहा था, क्योंकि एक तरफ तो सिविल वॉर भी चल रही थी। सिविल वॉर, इसको हम द स्टीफन और मैटिल्डा के दरमियान जो जंग हो रही थी, इसको हम सिविल वॉर का नाम दे सकते हैं। तो इन दोनों के दरमियान तो सिविल वॉर भी हो सकती है। सो देयर वाज बहुत सारे मसाइल थे, और क्योंकि कभी मैटिल्डा के साइड पर विनिंग आ जाती तो कभी स्टीफन के साइड पर, तो उसका रेंज जो था वो बिल्कुल भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई ग्लोरियस दौर था, इस तरह से नहीं कह सकते। और स्टीफन जो था वो रेन वाज वन ऑफ द वर्स्ट रेन इन द हिस्ट्री ऑफ इन द इंग्लिश हिस्ट्री को हम कह सकते हैं कि इसका जो रेन था इसको हम बिल्कुल वर्स्ट रेन के तौर पर भी याद कर सकते हैं। रेन इन द हिस्ट्री इन द इंग्लिश हिस्ट्री में अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक वर्स्ट रेन आता है स्टीफन का। और यहाँ पर एक और चीज़ होती है, क्योंकि देर वॉज अ प्रेजुडिस अगेंस्ट हर, एंड मैटिल्डा के अगेंस्ट वो एक प्रेजुडिस एक प्लॉटिंग करता है, एंड शी वॉज डिफीटेड इसलिए कि वो जो बैरन्स होते हैं हु डीड व्हाट दे प्लीज्ड, परपेचुएटिंग unspeakable torture on the people, because both the ruler, if we are talking about the Stephen or we are talking about Matilda, both were fighting with each other, and meanwhile during this their conflict or their civil war, the barons were doing what they want to do, they were playing with the people। तो इसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि स्टीफन का इंटायर फोकस सिविल वॉर पर था, लोगों पर नहीं था। इसलिए हम इसको वर्स्ट रेन ऑफ कह सकते हैं ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। अब यहाँ पर क्या होता है कि मैटिल्डा का जो एक सन होता है, द सन ऑफ द मैटिल्डा, जिसको हम सन ऑफ द मैटिल्डा एंड जॉफ्री ऑफ एंजो, उसका एक सन आता है जिसका नाम होता है हेनरी द सेकंड, जिसको हम हेनरी द सेकंड के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर ये जो किंग था ये बहुत ही ज़बरदस्त और ग्रेटेस्ट किंग के नाम से हम इसको पहचान सकते हैं कि ये वाकई में इंग्लैंड का, क्योंकि इसने कुछ रिफॉर्म्स लाए थे, लैंड रिफॉर्म लाए थे, इसने चर्च के साथ आल्दो कोशिश की थी कि ताल्लुकात ख़त्म करे, लेकिन यहाँ पर एक दो वाक़यात ऐसे भी हो जाते हैं चर्च के साथ कि लोग इसको भी नापसंद करना शुरू कर देते हैं बाद में। तो इसका जो रेन है वो 54 से लेकर 87 तक जाता है, यहाँ पर इसकी रेन आती है। एंड ही वाज द सन ऑफ द मैटिल्डा, एंड मैटिल्डा वाज द सन ऑफ द हेनरी द फर्स्ट। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली हेनरी द सेकंड वाज द ग्रैंड सन ऑफ द हेनरी द फर्स्ट फ्रॉम हिज मदर साइड। तो he was the son he was the son of मैटिल्डा का सन था। अब मैटिल्डा का सन था, और हु सक्सीडेड स्टीफन वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग किंग। हम ये लिख सकते हैं कि ये जो था ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किंग था, स्ट्रॉन्ग
किंग के तौर पर हम इसको पहचान सकते हैं। ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग किंग and a very powerful man. The Baron had grown very powerful during the Stephen reigns, but he succeeded in subduing them. उसने barons को, उनकी hegemony को, उनके जो ख्वाहिशात थे उनको ख़त्म किया and restoring the order. सबसे पहले जो उसने काम किया था उसने ये किया था कि उसने restore किया था, रिस्टोरिंग द ऑर्डर। उसने सबसे पहले ऑर्डर को रिस्टोर करवाया था और उसके बाद फिर इन द कंट्री एंड देन उसने चर्च के साथ भी, द चर्च वाज टू पावरफुल एट दैट टाइम, एट द टाइम ऑफ द स्टीफन। चर्च भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका था क्योंकि मैटिल्डा एंड स्टीफन वर बिजी इन फाइटिंग विद वन अनदर, and on the other part of the country the church was getting the power and it became very powerful. लेकिन जब हेनरी आता है यहाँ पर तो हेनरी अटेम्प्ट टू ब्रिंग द चर्च अंडर हिज कंट्रोल। वो सबसे पहले कोशिश करता है, attempted to bring the church under his control, but he failed. He wanted to do these things, लेकिन वो कामयाब नहीं होता है, वो नाकाम हो जाता है प्रिंसिपली बिकॉज ऑफ हीज हेड स्ट्रॉन्ग टेम्पर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था और कुछ ऐसे स्टेप्स उठा लेता है जिसकी वजह से उसका जो बना जो प्लान होता है वो ख़राब हो जाता है। लेट मी चेंज द प्लेस, पेज को सेट करने दो। लेट मी सेट द पेज फर्स्ट। सो और मैं कैमरे को देख लेता हूँ कि सही है। चलिए यहाँ पर ठीक है। अब यहाँ पर हेनरी द सेकंड की बात हो रही है, तो प्रिंसिपली वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान था और वो नाकाम हो जाता है। लेकिन एक जो चीज़ है जो बहुत ही ख़तरनाक किस्म की एक चीज़ कर लेता है, सर थॉमस बैकट। हम जॉफ्री चौसर की जब हम कैंटरबरी टेल पढ़ते हैं तो हम वहाँ पर कहते हैं कि इट वाज अ ग्रुप ऑफ पीपल एंड वो कैंटरबरी के प्लेस पर जाते हैं, किस लिए वहाँ पर एक श्राइन है और किसका श्राइन है, यही सर थॉमस बैकट का नाम हम वहाँ पर सुनते हैं। तो यही सर थॉमस बैकट को किसने कत्ल किया था, किसने मरवाया था, वो हेनरी द सेकंड था। उसने क्या किया था कि थॉमस उसने जो सबसे पहले जो काम किया था वो ये था कि उसने थॉमस बैकेट यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, थॉमस बैकेट को मरवाया था। और जिसकी वजह से वो एंड थॉमस बैकेट बाय द वे कौन था, वो था आर्क बिशप था। और किस चीज़ का आर्क बिशप था, आर्क बिशप ऑफ द कैंटरबरी। अब ये कैंटरबरी वो था जहाँ पर अगस्टीन भी आया हुआ था। एंड इसकी वजह से ये थॉमस बैकट को तो मरवा दिया जाता है, लेकिन ये एक ऐसी सीरियस थिंग थी और एक ऐसा सीरियस अटेम्प्ट था जो उसने किया था कि जिसका रिज़ल्ट बहुत ही खौफनाक निकला, जिसकी वजह से थॉमस बैकट को एक शहीद का दर्जा दे दिया गया और चर्च कंटिन्यूड टू एंजॉय इट्स स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर अनदर 300 ईयर्स। उसके बाद फिर चर्च ने उसके मौत को केश किया और उनको इस्तेमाल करने लगे, मतलब हर एक जगह पर वो थॉमस बैकट का रेफरेंस देते थे कि हाउ ही सैक्रिफाइड हिमसेल्फ फॉर द कंट्री एक्सेट्रा, इस तरह से। और इसको इन चीज़ों को वो लोग कैश करने लगे थे। तो इसने जो एक काम किया था वो ये किया था कि इसको मरवाया था इसको, और फिर चर्च ने इसको शहीद का दर्जा दिया था कि उसने अपनी लाइफ इस कंट्री के लिए और लोगों के लिए दी थी। तो ये काम जो था ये हेनरी द सेकंड ने किया था। Henry II was not only the king, was not only the strong king, but actually he was a great king, a great in a sense that he ruled not only over the England, कि उसने सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड पर हुकूमत नहीं की थी, क्योंकि इंग्लैंड के ऊपर उसकी हुकूमत उसकी मदर उसकी जो मदर थी मैटिल्डा की तरफ से मिली थी। और इसने तकरीबन फ्रांस पर भी हुकूमत की थी, क्योंकि उसका जो बाप था वो उसका ताल्लुक़ फ्रांस से था। और इस तरह से फ्रांस भी उसके अंडर आ गया। स्कॉटलैंड भी समहाउ, और द स्कॉटलैंड पर भी उसकी हुकूमत थी, क्योंकि इसकी जो
ग्रैंड मदर थी, उसका ताल्लुक स्कॉटलैंड से था और स्कॉटलैंड के अलावा पार्ट ऑफ द आइलैंड भी उसके कब्ज़े में आया था। तो ही वाज इन टर्म्स ऑफ द एरिया, इन टर्म्स ऑफ द टेरिटरी, इन टर्म्स ऑफ द कंट्री, ये सबसे बहुत इसकी सबसे ज़्यादा लैंड पर या मुल्कों पर हुकूमत थी। एंड हम फ्रांस की भी अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन मोर देन हाफ ऑफ द फ्रांस पर इसकी हुकूमत थी। तो ये तो हम हेनरी द सेकंड के बारे में हमने बात की थी। अब हेनरी द सेकंड के 2 सन्स थे, एक का नाम था रिचर्ड द फर्स्ट, एक का नाम हम इसका नाम से जानते हैं कि एक का नाम था हमारे पास रिचर्ड द फर्स्ट और दूसरे का नाम था किंग जॉन। अब ये 2 सन थे, लेकिन जब हेनरी द सेकंड के बाद जब क्राउन मिलता है तो वो रिचर्ड द फर्स्ट को मिलता है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि रिचर्ड द फर्स्ट। अब रिचर्ड द फर्स्ट को यहाँ पर क्राउन किया जाता है, ही वाज नॉमिनेटेड द किंग ऑफ द इंग्लैंड और उसको एक्चुअली द लायन हार्टेड भी माना जाता था। ही वॉज कंसिडर्ड टू बी द लायन हार्टेड। ये बहुत ही बहादुर इंसान था और इसकी जो रेन है ये तकरीबन बहुत कम रेन होती है और इसके तकरीबन जो दौर होता है इंग्लैंड में वो इंग्लैंड में होता ही नहीं है, क्योंकि वो तकरीबन आउट ऑफ द कंट्री रहता है। एंड ही वॉज फाइटिंग द क्रूसेड, उन दिनों क्रूसेड भी हो रहा था। तो यरूशलेम को हासिल करने के लिए मिशंस पर क्रिश्चियंस जाते थे और दे वर फाइटिंग देयर। सो तकरीबन रिचर्ड वहीं पर होता था। तो उसका जो रेन था वो नॉर्मली इंग्लैंड में नहीं था बल्कि आउट ऑफ द कंट्री रहता था, इसलिए जो इंटरनल जो हालात थे वो ठीक नहीं थे, सब कुछ बैरन्स के हाथ में था। एंड आल्सो अगेन द नोबल्स, द रॉयलिस्ट, दे वर डूइंग व्हाट दे वांट टू डू। जो चीज़ उन्हें पसंद थी वो बस वही करते थे। तो इस तरह से जो इंटरनल जो हालात थे वो सही नहीं थे और इसका जो रेन था तकरीबन ये 11th ईयर था। 87 में जब उसको क्राउन मिलती है तो इसका जाता है 99 तक, तो तकरीबन 12 ईयर्स तक उसकी रेन आती है। तो यहाँ पर वो बहुत ही लाइन हार्टेड था एंड ही वाज but and for the greater part of his 10 years reign or 12-year reigns, he was outside the England, fighting in a crusade organized by the European princes against those who hold over the Jerusalem, and they wanted to recover the holy city of Jerusalem. और फिर रास्ते में जब आता है, क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड था वो बहुत ही ब्रीफ था और आलमोस्ट ये आउट ऑफ कंट्री रहता था। तो मैंने पहले भी कहा कि इंटरनली हालात ठीक नहीं थे, एवरीथिंग वर इन द हैंड ऑफ द बैरन्स एंड वही सब कुछ डिसाइड करते थे। लेकिन जब एक दफ़ा वाइल रिटर्निंग होम जब रिचर्ड अपने घर आ रहा था, ही वॉज इम्प्रिजन्ड बाय द लीपोल्ड द ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया। एक ड्यूक था, ड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया जिसको ल्यूपोल्ड कहा जाता था, उसने इसको अरेस्ट किया था। क्यों अरेस्ट किया था? इसलिए अरेस्ट किया था उसने रिचर्ड ने इसको नाराज़ किया था। ही हैड ऑफेंडेड हिम ड्यूरिंग द क्रूसेड के दौरान उसको ही वाज अल्टीमेटली, और फिर उसको नाराज़ किया था तो उसको अरेस्ट किया गया रास्ते पर। इससे छुड़वाने के लिए इंग्लैंड ने क्या किया था कि लीपोल्ड को रैंसम की मनी दी थी, ताकि उन्होंने कहा था कि पैसे ले लो, पैसे रख लो और रिचर्ड द फर्स्ट को जाने दो। तो उन्होंने क्या किया कि रैंसम मनी पे करके रिचर्ड द फर्स्ट को छुड़वा दिया था। बट एक्चुअली he was killed fighting the crusade. He was killed fighting against the king of the France. He was fighting with the king of the France and there he was killed. तो who was trying to annex part, अब ये लड़ क्यों रहा था किंग ऑफ द फ्रांस से? तो किंग ऑफ द फ्रांस, अब ये किंग ऑफ द फ्रांस से क्यों लड़ रहा था? क्योंकि
फ्रांस क्या कर रहा था कि फ्रांस वॉज ट्राइंग टू एनेक्स द पार्ट्स ऑफ द फ्रेंच टेरिटरी बिलोंग टू द किंग ऑफ इंग्लैंड। किंग ऑफ इंग्लैंड के पास फ्रांस की जितनी भी टेरिटरी थी उनको दोबारा से हासिल करने के लिए द किंग ऑफ द फ्रांस वर फाइटिंग विद द किंग ऑफ द इंग्लैंड द रिचर्ड द फर्स्ट, एंड उसी लड़ाई में फिर रिचर्ड द फर्स्ट की मौत हो जाती है। और आल्दो हम ये कह सकते हैं कि ही वॉज अ वेरी ब्रेव पर्सन एंड ही वॉज कॉल्ड द लायन हार्टेड मैन। वो कभी नहीं डरता था, वो सामने से हर चीज़ को सामने से लीड करता था। इसके बाद रिचर्ड के बाद जब हुकूमत जाती है, किसको जाती है, उसके ब्रदर भाई, उसके उसका जो रिचर्ड का जो भाई होता है किंग जॉन। अब किंग जॉन तो रिचर्ड की तरह नहीं था। क्योंकि वो बहुत ही नालायक किस्म का इंसान था। और इसकी जो तकरीबन 99 से लेकर इसको 1216 तक इसकी रेन होती है। सो रिचर्ड जो जॉन जो था, किंग जॉन जो था, वो उसने अपनी भाई की जगह तो ली, लेकिन वो भी एक वर्स्ट किंग की तरह, वर्स्ट किंग, वो भी एक वर्स्ट किंग था। और वर्स्ट किंग इसलिए था कि उसने क्या किया था कि एक तो उसके बैलेंस के साथ जो जो पार्लियामेंट के साथ या बैलेंस जो थे नोबल्स के साथ, उसके साथ उन्होंने उसके ताल्लुकात ठीक नहीं थे। और ही वाज इंटॉलरेंट भी था, हम उसको कह सकते हैं कि वो क्या था, वो यू नो वो इंटॉलरेंट, उसको हम वीक भी कह सकते हैं, उसको हम ट्रेशियस भी कह सकते हैं। फॉर द मोस्ट ऑफ द पार्ट बहुत सारी जगहों पर ये चीज़ वाज़ेह लिखी हुई कि जो रिचर्ड द फर्स्ट था उसकी प्लॉटिंग भी इसने की थी मरवाने की। तो ट्रेशियस था, धोखेबाज था। इसके अलावा उसने अपने जो उसका जो छोटा रिचर्ड का जो जो बेटा था, नेफ्यू, उसका अपना नेफ्यू था, रिचर्ड का बेटा आर्थर, उसको मरवा दिया था। ही किल्ड हिज नेफ्यू, उसने अपने नेफ्यू को मरवाया था। नेफ्यू, और उसका नाम आर्थर था, उसका नेम आर्थर था। इसलिए मरवाया था क्योंकि रिचर्ड के बाद अगर क्राउन होता तो फिर आर्थर के पास जाते और आर्थर वुड बी द किंग ऑफ द इंग्लैंड। लेकिन जॉन को तो अपने आप को किंग बनाना था, तो इसलिए उसने अपने नेफ्यू को मरवा दिया था। और ये एक ऐसे किस्म का एक ऐसा डीड था विच हॉरिफाइड द कंट्री, जिसने पूरे कंट्री को क्या किया था, डरा दिया था। और यहाँ पर एक डिस्कॉन्टेंट पैदा हुआ था अमंग द पीपल, एंड हम कह सकते हैं कि बिटवीन द पीपल एंड द किंग। और पीपल में हमारे पास रिलीजियस क्लास के भी पीपल आते हैं, बैरन्स भी आते हैं, आम लोग भी आते हैं। ये सब के सब किंग जॉन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो इसलिए उन्होंने एक रेवोल्यूशन, एक पैक्ट लेकर आया, और उस पैक्ट को बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम दिया गया। और ये इम्पोर्टेंट नाम उसमें क्या था, जिसको हम मैग्ना मैग्ना कार्टा के नाम से जानते हैं, जो 1215 में हुई थी। अब मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा कहते हैं द ग्रेट चार्टर, द ग्रेट चार्टर। हम उसको नाम दे सकते हैं द ग्रेट चार्टर। ये एक साइन हुआ था किस लिए? द ग्रेट चार्टर ऑफ द इंग्लैंड, ऑफ इंग्लैंड, ऑफ इंग्लिश, नॉट इंग्लैंड, इंग्लिश लिबर्टीज़। तो इसलिए ये साइन हुआ था, और ये साइन हुआ था बिटवीन द किंग एंड द बैलेंस। सो एक्चुअली नॉट बीइंग अ फाइटर, कि किंग जॉन की जो नाअहलियत थी वो ये थी कि वो एक तो फाइटर नहीं था, दूसरा डरता भी था। तो उसने ही लॉस्ट ऑल और ऑलमोस्ट ऑल इन हिज फ्रेंच टेरिटरीज। ही लॉस्ट all his French he lost all his French
टेरिटरीज, वो सब कुछ उसने क्या किया था, लॉस्ट किया। सो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक किस्म का किंग था। सो यट वन ग्रेट कंसिक्वेंसेस फॉलोड फ्रॉम दिस। यहाँ पर एक बात ये थी कि एक इम्पॉर्टेंट या एक अहम बात ये थी कि अभी तक जो इंग्लिश के जितने भी किंग्स थे, अभी तक उनका फोकस इंग्लैंड पर नहीं था। उनका इंग्लैंड फोकस के अलावा इनका जो फोकस था इंग्लैंड के अलावा फ्रांस पर भी था, स्कॉटलैंड पर भी था, आयरलैंड पर भी था। तो इसलिए वो कम्प्लीटली इंग्लैंड को फोकस नहीं कर रहे थे। और हम कह सकते हैं कि यही वो वजह थी कि जिसकी वजह से इंग्लैंड अभी तक हम बैरन एज भी कह सकते हैं कि इसमें अभी तक कोई ख़ास लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ। कि अगर हम एंग्लो सेक्सन के दौर को देखते हैं तो इट वाज अ फ्रूटफुल एज ऑफ द एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इन टर्म ऑफ द इन टर्म्स ऑफ द लिटरेचर अगर हम बात करते हैं तो क्योंकि वहाँ पर हमने जिस किस्म की पोइट्री देखी, खास करके बेहोल फिल्म, फिर बाद में जो भी इंग्लिश राइटर्स आते हैं जिनका फिर हमें प्रॉपर नेम्स का भी पता चलता है, तो अगर हम देखते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा एक हम फ्लावरिंग एज कह सकते हैं, एक ग्लोरियस एज कह सकते हैं इन टर्म ऑफ द लिटरेचर। लेकिन अभी तक नॉर्मन्स था और नॉर्मन्स में तकरीबन 12-15 तक हम आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई ख़ास किस्म का लिटरेचर उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया था। उसका यही एक वजह थी कि सिविल वॉर्स थे, इंटरनल वॉर्स थे, एक्सटर्नल वॉर थे और टेरिटरी के लिए फाइटिंग हो रही थी, रस्साकशी थी, सीज़ा था बिटवीन द किंग्स। तो इनके दरमियान अभी तक इनका फोकस जो था वो इंग्लैंड पर नहीं था। लेकिन जब किंग जॉन से सब कुछ वो ही लॉस्ट ऑल द थिंग्स टू द फ्रांस एंड टू द अदर कंट्रीज एज वेल, तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छी हो जाती है कि उनका जो फोकस है वो दोबारा से आता है और किस पर आता है, इंग्लिश अफेयर्स पर। तो अब यहाँ से शुरुआत होती है कि इंग्लिश किंग्स जो थे नाउ बिगेन टू पे मोर अटेंशन टू द इंग्लैंड एंड इंग्लिश अफेयर्स। अब यहाँ पर जो टू रेसेस थे, टू रेसेस में हम यहाँ पर देख लेता हूँ कि हम टू रेसेस जो, एक तो हमारे पास एंग्लो सेक्सन थे और दूसरा जो था जिसको हम एंग्लो नॉर्मन्स कहते हैं। अब ये वो टाइम था कि ये जो दो रेसेस थे, टू रेसेस हम इसको कह सकते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये टू रेसेस एक बन गए और द टू रेसेस बिगेन टू मिक्स मोर फ्रीली एंड लर्न एंड स्पीक ईच अदर लैंग्वेजेस। This process of intermingling of the two languages ultimately gave to England its own natural speech. Natural speech इंग्लैंड को यहाँ से उसको मिलती है, नेचुरल स्पीच मिल जाती है। जब ये टू रेसेस एंग्लो सैक्सन एंड एंग्लो नॉर्मन मिल जाते हैं, जॉन जो था उसके दौर में ऐसा सब कुछ, अब ये सब कुछ हो गया था। इसके बाद हमारे पास कुछ और भी किंग्स आते हैं। हम देखेंगे कि हमारे पास और किंग्स कौन कौन से थे, क्योंकि किंग जॉन का भी एक बेटा था जिसको हम हेनरी द थर्ड के नाम से जानते हैं। फिर उसका भी एक बेटा आता है एडवर्ड द फर्स्ट, फिर एडवर्ड द सेकंड, फिर एडवर्ड द थर्ड, फिर रिचर्ड द सेकंड और फिर हेनरी द फोर्थ। एंड इस तरह से हेनरी द फिफ्थ, हेनरी द सिक्स्थ, फिर एडवर्ड द फोर्थ, एडवर्ड द फिफ्थ, रिचर्ड द थर्ड और इस तरह से हेनरी द सेवन, हेनरी द एट, एडवर्ड द सिक्स्थ और उसके बाद फिर मैरी और फिर उसके बाद एलिज़ाबेथ और एलिज़ाबेथ के बाद फिर किंग जेम्स एंड किंग जेम्स के बाद किंग चार्ल्स के बाद फिर क्रॉमवेल की हुकूमत आती है, उसके बाद चार्ल्स टू और इस तरह से फिर ये जेम्स आता है, किंग जेम्स द सेकंड और जेम्स के बाद फिर और ड्यूक ऑफ ऑरेंज भी आ जाता है। तो बहुत सारे किंग्स हैं जिसमें से हमें डिफरेंट डायनेस्टी डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, हम अगले लेक्चर में बाकी किंग्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।